खुश आमदीद प्यारे दोस्तों, एक बार हम आपका फिर से स्वागत करेंगे जेकेज उर्दू क्लासेस में आपका। और आज हम इस वीडियो में दीवान अब्दुल कादिर मरहूम के बारे में बात कर रहे हैं, यानी आपकी दरसी निसाब का सबक नंबर 4 पढ़ रहे हैं। अभी तक हमने इस पर 3 वीडियोस बनाए हैं और आज हम इसका आखिरी पार्ट आप तक पहुंचाने वाले हैं। और इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे यही गुजारिश करेंगे कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराह करम आप सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर करें, साथ ही बेल आइकन का बटन भी दबाएं जिससे हर नई नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक बराह रास्त आप पहुंचेगी। दोस्तों, आखिरी वीडियोस में हमने क्या पढ़ा? दीवान अब्दुल कादिर के बारे में शमीम अहमद शमीम कहते हैं कि जब उनका इंतकाल हुआ, इंतकाल के बाद शमीम अहमद शमीम ने अपने दोस्त को याद रखने के लिए अपनी उसके लिखने की जो मेज़ थी उस पर अपने दोस्त की फ्रेमशुदा तस्वीर थी। पहले पहले वो तस्वीर तो बोलती थी, लेकिन बाद में ऐसा हुआ शमीम अहमद शमीम दुनिया के कारोबार में उलझ गए, अपने दोस्त को बुलाना शुरू कर दिया और रफ्ता रफ्ता उसके जहन से, उसके दिल से उसकी दोस्त की यादें दूर होने लगी और अपने दोस्त को बुलाने लगी, यानी उसे अजनबी पनसा महसूस होने लगा। कहते हैं शमीम अहमद शमीम के बारे में क्या कहें कि शमीम अहमद शमीम कौन थे? शमीम अहमद शमीम दकियानुसिया जमाने में एक रईसों के घराने में पैदा हुए थे। हाँ, उनमें इल्म, अकल, शायरी, अदब सब कुछ उनमें मुजम्मिर था। और साथ ही ये भी कहा कि शमीम अहमद शमीम हर तरह के आदमियों के साथ, हर तरह के इंसानों के साथ घुल मिल जाते थे। और दीवान मरहूम 5 वक्त नमाज पढ़ने के साथ साथ फिल्में भी देखा करते थे। यहां तक हम कल पढ़ चुके थे। आज देखते हैं अब्दुल कादिर दीवान अगर खानदानी रईसों के बजाय किसी गरीब घराने में पैदा हुए होते तो मुझे यकीन है कि वो अपनी शख्सियत और सलाहियत का ज़्यादा भरपूर इस्तेमाल और इजहार और इस्तेमाल कर सकते। उनकी ज़ुबान और उनके कलम में वो जादू था कि बड़े बड़े मुकर्रिरों और अदीबों के यहाँ मुझे नज़र नहीं आता। वो यूं तो बहुत शर्मीले थे और बेतकल्लुफ़ दोस्तों के अलावा किसी से बेतकल्लुफ़ ना होते, लेकिन जब एक बार खुल जाते तो फिर अंदाज़े गुल अफशानी गुफ्तार देखने के काबिल होता। शमीम अहमद शमीम अब्दुल कादिर दीवान के बारे में बात कर रहे हैं। कहते हैं कि अब्दुल कादिर दीवान बदनसीबी और बदकिस्मती से एक खानदानी रईसों के घर में पैदा हुए थे। काश अगरचे वो गरीबों के घराने में पैदा, एक गरीब घराने से ताल्लुक़ रखते तो उनकी जो सलाहियत थी और उनकी जो शख्सियत थी वो उसका भरपूर इजहार और इस्तेमाल करते, यानी उनकी सलाहियत, वो अपनी सलाहियत को उभार सकते। लेकिन अपनी खानदानी तिलस्मात और अपनी खानदानी रिवायात की वजह से वो अपनी सलाहियत को निखार ना सके, वो अपनी सलाहियत को उभार ना सके। कहते हैं उनके कलम में एक ऐसा जादू था, अब्दुल कादिर दीवान के कलम में एक ऐसा जादू था कि बड़े बड़े मुकर्रिर और अदीब उनके सामने हीच नजर आते थे। दीवान अब्दुल कादिर बहुत शर्मीले थे और अपने दोस्तों के सिवा वो किसी के सामने बेतकल्लुफ बात न करते थे, लेकिन जब एक बार कभी वो खुल जाते थे तो फिर उनका अंदाज गुल अफशां, यानी फिर उनके कहने का अंदाज देखने के काबिल होता था और उनकी बातें सुनने के काबिल होती थी। जब कभी दीवान अब्दुल कादिर बोलना शुरू कर देते थे, आमतौर पर शमीम अहमद शमीम बोलने से कासिर रहते थे और अपने दोस्तों बेतकल्लुफ दोस्तों के साथ ही बेतकल्लुफ बातें क्या करते थे। अफसोस लिखा है, अफसोस कि इन खानदानी रिवायात ने इनके जवहर को निखरने ना दिया। शमीम अहमद शमीम का मानना है कि अफसोस की बात है जो उनकी खानदानी रिवायात थी। खानदानी रिवायात क्या थी आपको याद दिलाते हैं। खानदानी रिवायात कुछ इस तरह से थी कि औरत और मर्द दोनों के लिए तालीम हासिल करना गुनाह अजीम समझा जाता था। इसलिए दीवान अब्दुल कादिर मरहूम इन तिलस्मात और इन रिवायात को तोड़ना चाहते थे। यहाँ तक कि वो तोड़ चुके थे, लेकिन बदनसीबी से उन्हें मौत ने फुर्सत न दी और उनकी जो शख्सियत थी वो पूरी खिल न पाई। शमीम अहमद शमीम कहते हैं कि अगर दीवान साहब पर कोई किताब नहीं लिखी जा सकती, लेकिन अगर मैं शायर होता तो एक खूबसूरत नज़म कहता जिसमें उनकी खूबसूरत शख्सियत को एक ऐसे फूल से तशबीह देता कि जिसके रंग न शोक हैं और न गहरे, लेकिन जिसकी खुशबू से सारा माहौल मुअत्तर है। शमीम अहमद शमीम का मानना है कि
अगर मैं शमीम अहमद शमीम का मानना है कि दीवान अब्दुल कादिर मरहूम पर कोई किताब तो नहीं लिखी जा सकती है, लेकिन अगर मैं एक शायर होता तो मैं दीवान साहब पर एक खूबसूरत नज़म कहता, जिसमें मैं दीवान साहब को एक ऐसे फूल से तशबीह देता जिससे सारा माहौल मुअत्तर होता, जिसकी खुशबू से सारा माहौल मुअत्तर होता। और इसके अलावा अब्दुल कादिर दीवान के बारे में कहते हैं कि अब्दुल कादिर दीवान को ऊंचे सुरों वाली मौसीकी नापसंद थी, यानी अब्दुल कादिर दीवान धीमी आवाज में सुनना पसंद करते थे, मौसीकी पसंद करते थे, लेकिन धीमी आवाज में। वो शोलाबारी से ज्यादा धीमी आवाज पसंद करते थे, और यही उनकी शख्सियत की खुसूसियत थी। जिस तरह एक अच्छे और नाजुक शायर का तर्जुमा करना और उसकी तफसीर मुश्किल है, इसी तरह दीवान साहब का तारुफ भी मेरे लिए मुश्किल काम है। लेकिन आपको बता दूं कि जब कभी कोई बूला भटका मेरी तहरीर या मेरी तकरीर की तारीफ करता है तो मुझे दीवान साहब की याद आती है, और मैं मन ही मन में उनसे कहता हूं, सुन लीजिए अपनी तारीफ, मैं उनकी इनायत, मुरव्वत और रहनुमाई का एक अदना सा करिश्मा हूँ। सद है, इसके बावजूद मैं उसे बोलने लगा हूँ, और यही दुनिया की रीत है। यानी दीवान साहब के बारे में कहते हैं कि दीवान साहब तो सबसे पहली बात है धीमी आवाज में मौसीकी को पसंद करते थे, ये उनकी शख्सियत की एक खुसूसियत है। और इसके अलावा कहते हैं जिस तरह एक अच्छे और नाजुक शायर का तर्जुमा और तफसीर करना है मुश्किल है, इसी तरह दीवान साहब का तारुफ भी मेरे लिए मुश्किल काम है। लेकिन मैं आपको बता दूं, जिस वक़्त शमीम अहमद शमीम कहता है, जिस वक़्त कोई बूला भटका मेरी तहरीर या मेरी तकरीर की तारीफ करता है तो मुझे दीवान साहब की याद आती है, और मैं मन ही मन में दीवान साहब से कहता है कि सुन लीजिए अपनी तारीफ। और मैं उनकी इनायत और मुरव्वत और रहनुमाई का एक अदना सा करिश्मा हूँ। लेकिन अफसोस है, सच से कहते हैं 100 बार अफसोस, कि मैं इसके बावजूद भी अपने अजीज तरीन दोस्त को बुलाने लगा हूँ। और यही दुनिया की रीत है, यही दुनिया का रिवाज है। दोस्तों, आज की वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। इसके साथ ही हमारा जो चैप्टर नंबर 4 है कंप्लीट हुआ चाहता है, और आपसे यही गुजारिश है कि आप इस वीडियो को अपने दोस्तों तक पहुंचाने की कोशिश करोगे। और याद रखिएगा कि ये सबक अपने दोस्त के बारे में शमीम अहमद शमीम ने 7 मई 1973 ईस्वी में लिखा था। तो इसके साथ दीजिए इस चैप्टर के साथ अपने दोस्त को इजाज़त। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ व नासिर। शुक्रिया।